जी तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को। और ये पहली हमारी तरफ से ये एक टाइप है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम स्टडी करते हैं जी। इसका सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं और उसके बाद बाकी चीजें हम देखते हैं। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी से मुराद अल्ट्रा वायलेट है और विजिबल आपको पता है जो एरिया हमारी आई जो है उसे देख सकती है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको टेक्निक पढ़ने से पहले बेटा ये पता होना चाहिए कि किसके लिए है और इसका पर्पस क्या है, इससे हम क्या चीज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इंतहाई आसान तरीके से समझाऊंगा और आप मास्टर कर लेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंशाल्लाह। ये इतनी आपको इफेक्टिव मेथड से आप समझेंगे और आपको पता चलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कोई चीज थी जो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, बट अभी हम इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है यूवी विजिबल, वो बेसिकली डील करती है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन। तो अभी आपको आइडिया नहीं है इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन का, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन को डील करती है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन होगी, नंबर वन। और ये यूज होती है कंजुगेशन को चेक करने के लिए। कंजुगेशन आपको पता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए। और नंबर थ्री, ये कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए यूज होती है। उसके अलावा ये एब्जॉर्प्शन लेने के लिए इस्तेमाल होती है। आजकल तो यकीन जाने बहुत ज्यादा काम है रिसर्च वर्क में इस यूवी टेक्निक का। और आप इमेजिन करेंगे कि एक टेक्निक से लोग पेपर, रिसर्च पेपर छाप रहे हैं इसी टेक्निक से, ठीक है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब इसकी रेंज की अगर हम बात कर लें, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसकी रेंज की बात कर लेते हैं तो बेटा यूवी विजिबल की रेंज बेसिकली हमारे पास है ये 10 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक की इसकी रेंज है। यहाँ से अगर हम बात करें, ये रीजन्स में बनाता हूँ ये। अब ये है 10 नैनोमीटर, यहाँ पर 10 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक का एक रीजन है। ये कौन सा रीजन है ये मैं आपको बताता हूँ। तो 200 से आपके पास 400 तक का एक रीजन होता है और 400 से आपके पास 800 नैनोमीटर का एक रीजन होगा। बेटा 10 से 200 नैनोमीटर का जो रीजन होता है इसको फार और वैक्यूम यूवी का नाम भी देते हैं, वैक्यूम यूवी का नाम भी देते हैं। जबकि 200 से 400 तक का जो रीजन है इसको नियर और क्वार्ट्स यूवी भी कहते हैं, नियर और क्वार्ट्स यूवी भी बोल देते हैं। जबकि 400 से 800 जो होता है बेटा ये विजिबल रीजन कहलाता है, विजिबल रीजन कहलाता है। अब एक बात आपको बता दूं, फॉर या वैक्यूम यूवी इसको क्यों कहते हैं 10 से 200 नैनोमीटर में, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो इसकी रीजन ये होती है यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो करवाता है। ऑक्सीजन शो, ये एमसीक्यूज भी है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है, एयर होती है यहाँ पर और यहाँ पर हम किसी कंपाउंड को स्टडी नहीं कर सकते। क्यों नहीं स्टडी कर सकते इस एरिया में? क्योंकि यहाँ पर एयर की इंटरेक्शन होती है और जब भी हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तो ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रा साथ आ रहा होता है, तो हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर रिमूव करवाना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें हाई वैक्यूम लगाना पड़ेगा। और पाकिस्तान में डेफिनेटली ये हम, हमारी इकोनॉमी इतनी नहीं है, इतना अच्छे इंस्ट्रूमेंट हम परचेज नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली जिनका रिसर्च वर्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उनके पास होगा वैक्यूम। तो वैक्यूम हमें इसके साथ यूवी के साथ फिट करना पड़ता है, जो क्या करता है एयर को रिमूव करता है और वैक्यूम क्रिएट करता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है वैक्यूम रीजन। ठीक हो गया। और हमारे पास 200 से 400 का रीजन होता है, इसको नियर कहते हैं या क्वार्ट्स यूवी कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है जिसमें हमें ज्यादातर पीक्स मिलती है, ठीक है। और विजिबल रीजन वो रीजन होता है जिसे हमारी जो आंख है बेटा, आवर आई कैन ऑब्जर्व, हमारी आंख जो ऑब्जर्व कर सकती है, ये region होता है हमारे पास विजिबल
रीजन। अब इनकी एनर्जीज भी बता देता हूँ आपको। तो 10 से 200 की जो एनर्जी है किलो कैलोरी होती है, 143 जो होती 72 किलो कैलोरी। अब देख लें वेवलेंथ बढ़ रही है, जो होती है वो कम होती जा रही है किलो कैलोरी। और 1 कैलोरी जो होती है, ये पीपीएससी का एमसीक्यूज है, 1 कैलोरी पूछा गया 4.18 जॉल के इक्वल होती है। और 1 ग्राम जो होता है, अच्छा ये दोनों एमसीक्यूज हैं, इसको आपने याद रखना है जुबानी, ये 7.716 कैलोरी के इक्वल होते हैं 1 ग्राम जो होता है, ठीक है। अब बेटा इसके अलावा भी 3 एमसीक्यूज और आपको बताता हूँ, वो ये हैं। नंबर 1, पहला है फॉर यूवी, या इसका दूसरा नाम होता है शॉर्ट यूवी। ये यूवी के फर रीजन्स होते हैं, ये होता है हमारे पास 100 से लेकर 280 नैनोमीटर तक, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास होता है मिड यूवी। मिड यूवी जो हमारी ओजोन लेयर होती है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी रेंज होती है 280 से 350 नैनोमीटर तक। और थर्ड होता है हमारे पास 315 से लेकर 400 नैनोमीटर तक। और इसकी रेंज होती है नियर, इसकी रेंज ये है, और इसका नाम होता है नियर या लॉन्गर यूवी। इसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है इसलिए लॉन्गर बोलते हैं। अब एक बात आपको बता दो बेटा, जो फर्स्ट 2 रीजन्स होते हैं फॉर और ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, और ज्यादातर जो हमारी ओजोन लेयर है इनको फिल्टर कर देती है, ये जमीन तक नहीं आ पाते। और जो थर्ड रीजन है इसका कुछ पोर्शन हमारी जमीन तक आ पाता है, ठीक है। तो ये 3 रीजन होते हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन लॉज की। एब्जॉर्प्शन लॉज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर टेक्निक में ही मतलब आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इनमें से। तो एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, या ये लॉज होते हैं बेसिकली। तो पहला है हमारे पास लैम्बर्ट लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ क्या है बेटा, अब यहाँ पे ना एक वर्ड यूज होगा मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनो मोनोक्रोमेटिक लाइट बेटा वही डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वाली बात है कि मोनो का मतलब सिंगल, और क्रोमेटिक का मतलब होता है वेवलेंथ, जिसमें एक ही किस्म की वेवलेंथ हो। मोनोक्रोमेटिक जिसमें ओनली सिंगल वेवलेंथ, ओनली वन वेवलेंथ हो, उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं आप, ठीक है। अब लैम्बर्ट्स लॉ ने क्या बात की, इसको समझते हैं। आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ये एक टेस्ट ट्यूब है और ये है एक कंटेनर। अब यहाँ पर है कुछ मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर है कुछ मॉलिक्यूल्स। अब एक वर्ड होता है पाथ लेंथ का बेटा। पाथ लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो पाथ लेंथ होती है, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी, इसकी भी पाथ लेंथ, ये इसकी कम पाथ लेंथ है, जबकि ये कंटेनर की पाथ लेंथ ज्यादा है। अब लैम्बर्ट लॉ कहता है कि एब्जॉर्बेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाथ लेंथ के। यानी जितनी ज्यादा पाथ की लेंथ बढ़ जाएगी उतनी ही लाइट एब्जॉर्ब ज्यादा होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि एक अगर कंटेनर इतना बारीक है और एक इतना ज्यादा है, तो यहाँ पर लाइट ज्यादा देर तक स्टे भी करेगी, क्योंकि इसकी पाथ लेंथ ज्यादा है। तो एल फॉर लेंथ, एल फॉर लैम्बर्ट्स लॉ। तो आप याद रख सकते हैं कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास सेकंड लॉ है बेटा, वो है बियर्स लॉ। बियर्स लॉ ये क्या है, बियर्स लॉ ये बात करता है कि जी जो एब्जॉर्बेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती कंसंट्रेशन के। साफ सी बात है, अगर ये कंटेनर है इसमें 5 मॉलिक्यूल है, तो ये कम एब्जॉर्प्शन देंगे एज कम्पेयर टू ये कंटेनर अगर इसमें 10 मॉलिक्यूल हो। तो जितने मॉलिक्यूल बढ़ेंगे उतनी ही वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये दो सिंपल से कॉन्सेप्ट थे, इनको अब हम कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइन करेंगे तो ये लॉ बन जाता है बियर लैम्बर्ट लॉ। अब ये लैम्बर्ट बियर लॉ नहीं होता बेटा, ये एक बात याद रखनी, इसका नाम होता है बियर लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। पहले बियर आता है।
तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन के बाद इक्वेशन 1 और 2 को इनइक्वलिटीज बोल दे इक्वेशन नहीं, क्योंकि ये इक्वल का साइन नहीं था। तो लेंथ और कंसंट्रेशन, क्योंकि एब्जॉर्बेंस लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी और वो कंसंट्रेशन के भी, तो इन दोनों में एब्जॉर्बेंस कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लिख देते हैं और एल सी जो है ये डायरेक्टली इसके करवा देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है जब भी एक प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो उसको खत्म करने के लिए कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास ये एप्सिलॉन आर एक कांस्टेंट है जिसका नाम पूछ लेते हैं, और एक दो दफा मैंने इसमें से एमसीक्यूज देखे पीपीएससी में, बल्कि ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। और इसका नाम होता है बेटा मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट, मोलर एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट, या दूसरा इसका नाम होगा आपके पास, वो होता है मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। अब ये क्या है इसके मुतालिक भी डिटेल में हम बात करेंगे, कोएफिशिएंट। ठीक है, ये इसका नाम हो गया जी। अब बेटा एक और बात यहाँ पर अंडरस्टैंड कर ले कि जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है इसका यूनिट क्या होता है ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला याद रख लें, उससे पहले आपको बता दूं एब्जॉर्बेंस का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है लॉग आई नॉट ओवर आई। अब ये क्या है, लॉग आई नॉट ओवर आई, बेसिकली आई नॉट जो है ये इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट जो होती है, मान ले मैं आपको अगर बताऊं, ये एक कंटेनर है, इसके ऊपर जो लाइट फॉल करती है वो इंसिडेंट लाइट होती है, और कुछ पोर्शन उसका एब्जॉर्ब होगा, वो एब्जॉर्ब लाइट होगी आई बी, और रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो ट्रांसमिट हो जाता है, वो होता है आई। तो एब्जॉर्प्शन जो होती है आई नॉट ओवर आई के इक्वल होगी बेटा, ये होगी ट्रांसमिटेड पार्ट, ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, और ये आपके पास डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी वेवलेंथ के ऊपर, ये आप याद रख लें। ये डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा, यहाँ पर सी जो होता है वो कंसंट्रेशन होती है, और कंसंट्रेशन का यूनिट यहाँ पर होगा मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। और एल जो होगी वो पाथ लेंथ होगी, और एल जो है इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर। ठीक है, और ई के बारे में अब हम बात करते हैं, ई क्या चीज है, यानी सॉरी ई कह दिया, एप्सिलॉन आर क्या चीज है। तो ये होती है मोलर एब्जॉर्बिटिविटी या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, और ये हमें बताती है, बेसिकली आपको सादा से अल्फाज में बताता हूँ, ये हमें इंटेंसिटी ऑफ पीक बताती है कि कोई भी पीक जो है उसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ पीक। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो होती है वेव लेंथ। वेव लेंथ के ऊपर ये डिपेंड करेगी बेटा। ठीक है, और इसके साथ इसकी डेफिनेशन की भी बात कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट हाउ मच लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड, कितनी लाइट एब्जॉर्ब्ड होगी बाय 1 सेंटीमीटर ऑफ अ सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए 1 लीटर पर मोल। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन विद यूनिट्स, यूनिट्स में ही कंसंट्रेशन इसकी आ जाएगी, यूनिट्स ऑफ लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। यानी अगर मैं आपको और मजीद आसान करवा दूं बेटा, तो ये होता है कि 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो, और उसके अंदर 1 लीटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया हो, कंसंट्रेशन का 1 मोल का सॉल्यूशन बनाया हो 1 लीटर के अंदर, तो वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा
उसको हम कहते हैं एब्जॉर्बिटिविटी कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपके पास थी। अब एक और बात आपको बता दूं, एक एमसीक्यूज है, एब्जॉर्बेंस जो होती है इसका दूसरा नाम होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी ये लाइट से रिलेटेड टर्म है ना, इस वजह से ये ऑप्टिक्स के अंदर हम स्टडी करते होते हैं, तो ऑप्टिक्स के अंदर इसका दूसरा नाम होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। अभी हमने एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला पढ़ा है I0/I, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतनी ही कम लाइट ट्रांसमिट होगी। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अभी हम इसको लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू, ये इसका उल्ट कर देंगे, I/I0, I/I0, ये आपके पास होगा। और याद रखें, हम लॉग लेते हैं, लॉग इसलिए लिया जाता है, समटाइम्स वैल्यू आ जाती है 10⁻⁻⁷, तो इसको लिखना हमारे लिए प्रॉब्लम करता है। तो हम चाहते हैं अगर लॉग ले लेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना लेंगे, यानी छोटी वैल्यू को बड़ा करने के लिए मैग्नीफाई जैसे हम करते होते हैं, तो छोटी वैल्यू को बड़ा करने के लिए हम लॉग लेते हैं, और इसका कोई सच यूज नहीं होता। तो ट्रांसमिटेंस का ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। तो एब्जॉर्बेंस जो है उसकी जगह पर एक और बात आपको बताता जाऊं कि ये I0/I है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log ऑफ 1/T, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस का इनवर्स रिलेशन होता है, तो इसको हम इक्वल रख सकते हैं, और लॉग ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/T लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर 1/T की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू लॉग 10⁻⁰I0/I। ये एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला है। ठीक है। अब आपने 9th की मैथ की बुक में ये पढ़ा होगा कि अगर दो चीजें एक दूसरे को डिवाइड कर रही हो, रेशो में हो, तो लॉग का कानून था कि वो आपके पास माइनस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, log ऑफ I0 माइनस log ऑफ I। ठीक हो गया। अब ये एक फॉर्मूला बन चुका है। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, इंसिडेंस जो लाइट होती है, मान लो कि ये लाइट की I0, तो ये तो 100% इंटेंसिटी से आती है ना, बाद में लाइक मान लो 70% एब्जॉर्ब हुई है, 30% जो थी वो ट्रांसमिट हो गई है, तो ये तो 100% होगी। तो इसकी जगह पर हम I0 की जगह पर हम लिख सकते हैं log ऑफ 100, और यहाँ पर हम लिख देंगे log परसेंटेज T। तो ये हो गया, क्योंकि ये एक्चुअल में ट्रांसमिटेंस को बता रहा है, तो इसकी जगह टी भी लगा सकते हैं। तो log 100 जो होता है वो 2 के इक्वल होता है, 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंटेज टी। तो बेटा ये एक नया फार्मूला बन चुका है एब्जॉर्बेंस का, 2 माइनस लॉग ऑफ परसेंटेज टी। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस इस लॉ की। वो कौन कौन सी लिमिटेशंस है? नंबर 1 है हमारे पास, ये जो लॉ होता है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। इसकी रीजन क्या है? एक्चुअल में ये हमें ग्राफ मिलता है एब्जॉर्बेंस का, कंसंट्रेशन के दरमियान ग्राफ होता है, तो ये इस तरह से ग्राफ हमें मिलना चाहिए, लीनियर कर्व मिलना चाहिए इसका। ठीक है। एब्जॉर्बेंस के यूनिट नहीं होते, ये रेशो होती है ना, जब भी रेशो हो लाइक I0/I, तो ऊपर भी इंटेंसिटी का सेम यूनिट है, नीचे भी सेम है, तो इनके यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं, तो एब्जॉर्बेंस का यूनिट नहीं होता, ये याद रख लें। एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा है बेटा, कंसंट्रेशन क्या है, तो इनका ग्राफ लेम्बर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली आना चाहिए, बीयर्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली ग्राफ आना चाहिए। लेकिन ये तभी आएगा जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होंगे। लेकिन अगर आप बात करो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं। पहले थे 100 मॉलिक्यूल, आपने क्या किया, आप उसके अंदर ऐड करते गए, 50 हो गए,
तो ये ग्राफ पहले ऐसे लीनियर था, फिर लीनियर होता गया, लेकिन आपने 50 और ऐड कर दिए। अब 50 जो ऐड किए थे उन्होंने इस 50 के साथ मिलकर हाफ कर दिए, मॉलिक्यूल 25 कर दिए, यानी अब 125 हो गया, मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं, तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। तो ग्राफ जो होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन होने से मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। उसकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू, ये पहले मान लो ये लीनियर आ रही थी, यहां तक थी 1 तक, अब उसकी होगी 0.9, फिर उसकी कम होती गई है। तो कम्बिनेशन हो जाता है मॉलिक्यूल्स का जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो इसलिए ये आपके पास वैलिड नहीं रहता। इसके बाद सेकंड पॉइंट, ये तब भी वैलिड नहीं होता जब दो टॉटोमेरिक फॉर्म हो, यानी आइसोमर्स के केस में ये वैलिड नहीं, जैसे कीटो और इनोल, ये हमने पढ़ना है इंशाल्लाह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर आपको बताऊंगा ये क्या चीजें होती है। नंबर 3, ये तब भी वैलिड नहीं होता जब कोई फ्लोरिसेंट मटेरियल हो, ये हम पढ़ेंगे फोटो केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। फ्लोरिसेंट मटेरियल क्या होता है बेटा? वो मटेरियल होता है बेसिकली जो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले और बाद में लाइट को इमिट करे। तो डेफिनेटली वो लाइट को इमिट करना शुरू कर देगा, तो हमें एग्जैक्ट एब्जॉर्बेंस क्या पता नहीं चल पाएगा ना। तो ये ला तब भी वैलिड नहीं होता जब सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बना ले बेटा सोल्यूट के साथ, ये तब भी वैलिड नहीं होगा। और ये लॉ तब भी वैलिड नहीं होता जब पीएच चेंज हो जाए सॉल्यूशन की, या कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो तो ये तब भी वैलिड नहीं होगा। तो ये इसकी लिमिटेशन थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे इंशाल्लाह। कल इसका काफी पोर्शन मजीद हम पढ़ लेंगे। आज हमने काफी चीजें डिस्कस की हैं। हमने इंट्रोडक्शन देखा है, हमने वेवलेंथ और सारी चीजें, एनर्जी, उसके डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस, बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, प्लैंक्स मॉडल, फिर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन, उसके एब्जॉर्प्शन लॉज पढ़ लिए। दोबारा से मैं रिपीट करता जाऊँ, हमारा सेशन स्टार्ट है और जो स्टूडेंट्स भी अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं एक चांस दे रहा हूँ 5, तो वो दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है बेटा। और फी का आपको पता है 5000 फी है इसकी, 100 डेज के सेशन की फी है। और इसमें आपको इंशाल्लाह डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। और 13 सेशन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, 4th ईयर चल रहा है ये हमारा बीपीएससी एफपीएससी के हवाले से। आपका कोई सवाल है आज के लेक्चर के हवाले से तो आप बताएं। जी बेटा, एनी क्वेश्चन?